चलिए आज हम लेक्चर नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। अपने होमवर्क नोट डाउन कर लिया होगा। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, डेट इज इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे और फिर एफबीडी हम पढ़ने वाले हैं। इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम है इसका मीनिंग होगा बच्चों, जब भी किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स को हम ऐसे लिखेंगे, सिग्मा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। जितने भी फोर्स है वो सारे फोर्स का वेक्टर सम 0 होगा, तब हम उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में है ऐसा बोल सकते हैं। सो ये इक्विलिब्रियम जो हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा था बच्चों। फर्स्ट लॉ में बताया था दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ दैट इज द लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, एंड थर्ड लॉ जो था दैट इज द एक्शन रिएक्शन लॉ। सो उसके अकॉर्डिंग ही इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करता है। सिग्मा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है जितना भी फोर्स बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, वो सारे एक्सटर्नल फोर्स का नेट सम करना है, मगर उसका वेक्टर एडिशन करना है। सो सारे एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर एडिशन का सम इज इक्वल टू 0। दैट डिनोट्स बच्चों A वेक्टर इज इक्वल टू 0। दैट मीन सिग्मा एफ इज इक्वल टू m है। सो अगर नेट फोर्स का वेक्टर सम 0 होगा, सो एक्सेलरेशन का भी वेक्टर सम 0 होना चाहिए। और यहां से बच्चों दो पॉसिबिलिटी आपके सामने आएगी। देखिए, फर्स्ट ये पॉसिबिलिटी सामने आने वाली है, दैट इज कि अगर सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बच्चों एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों वेलोसिटी 0। और वेलोसिटी अगर 0 है, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, देखिए सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन 0 का मीनिंग दो हो सकता है बच्चों। देखिए, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन 0 का मीनिंग वेलोसिटी का चेंज 0। वेलोसिटी का चेंज 0, दैट मीन्स वेलोसिटी 0 भी हो सकता है और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा बच्चों, वेलोसिटी जो है, जो 0 है, दैट मीन्स बॉडी एट रेस्ट है। और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है बच्चों, उसका नेम हम देने वाले हैं, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी बेसिकली यही होगा, दैट सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, दैट डिनोट्स बच्चों एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी 0। चेंज इन वेलोसिटी 0 हम दो डिफरेंट वेज से बता सकते हैं, या तो वेलोसिटी 0 ही है और वो 0 ही रहने वाली है, या बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब उसका चेंज 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसका एग्जांपल अगर हमको कंसीडर करना है, तब हम क्या करते हैं, देखिए कि ऐसे बच्चों ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई m मास का ब्लॉक ऐसे यहां पे है, ये m मास का ब्लॉक है। डेफिनेटली बच्चों mg डाउनवर्ड है, दैट इज ग्रेविटेशनल एट्रैक्टिव फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ब्लॉक ग्राउंड को पुश कर रहा है, तो सामने बच्चों नॉर्मल फोर्स मिलेगा आपको। ये नॉर्मल और mg, डेफिनेटली ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट नेचर के हैं। जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो तो सेम नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली ऐसा लिख पाऊंगा, n इज इक्वल टू mg। बच्चों ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे जब होगा, यहाँ पे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 ही है, जो मेरा एक्चुअल कंसर्न है, दैट इज सिग्मा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। जितना फोर्स ब्लॉक पे नॉर्मल अपवर्ड है, उतना ही mg डाउनवर्ड है। ना तो ब्लॉक अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है, ना तो वो डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है। दैट मीन्स नेट फोर्स 0 है। सो नेट फोर्स 0 का मीनिंग वो रेस्ट पे ही है, ऐसा नहीं है। नेट फोर्स 0 का मीनिंग या तो वो रेस्ट पे रहेगा, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। जैसे कि यहां पे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं
कि इसका जो एग्जांपल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, कि ये एक अगेन m मास का ब्लॉक है और वो बच्चों 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहाँ पे भी बच्चों नेट फोर्स जीरो ही होगा, यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, यहाँ पे भी mg होगा, उसका नेट फोर्स जीरो होगा, y में नेट फोर्स जीरो, x में बच्चों वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो x में भी नेट फोर्स जीरो। सो नेट फोर्स जीरो का मीनिंग आपको ऑलवेज ये नहीं प्रेडिक्ट करना है कि नेट फोर्स जीरो होगा तो वो बॉडी रेस्ट पे ही होगी। नेट फोर्स जीरो होगा तो दो पॉसिबिलिटी है वहां पे, या तो वो रेस्ट पे होगी जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, या तो वो बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होगी बॉडी, दैट मींस जिसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पे ये रेस्ट पे n इज इक्वल टू mg, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब आगे भी हम अगर देखें तो देखिए यहां पे कोई ऐसा कोई ब्लॉक है बच्चों, फिर से ये इसका मास m है, मैं पहले से आपको बता रहा हूं कि ये रेस्ट पे है बच्चों, रेस्ट पे है दैट मींस ये बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इन शॉर्ट ये इक्विलिब्रियम में है, और मैं m ब्लॉक पे यहां से राइटवर्ड F1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं और यहां से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में बच्चों F2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। ये m मास का ब्लॉक है, वो रेस्ट पे है, लेफ्टवर्ड से F1 फोर्स, राइटवर्ड से F2 फोर्स। बच्चों सिंपल बात है, रेस्ट पे है दैट मींस इक्विलिब्रियम तो होगा, स्टैटिक दैट मींस इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां पे मैं दो वेज से लिख सकता हूं, मैं यहां पे ऐसा भी आपको बता सकता हूं कि ऐसा होगा बच्चों F1 इज इक्वल टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितना लेफ्टवर्ड फोर्स होगा उतना ही राइटवर्ड फोर्स होगा, तभी वो रेस्ट पे होगा ना बच्चों। नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो का मीनिंग जो राइटवर्ड है वो ही लेफ्टवर्ड है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट सिग्मा एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम रेस्ट पे होना स्टैटिक इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मीनिंग है बच्चों सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए इसको मैं यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं दैट F1 वेक्टर राइटवर्ड में है तो इसको मैं प्लस F1 वेक्टर बोलूंगा, और F2 नेगेटिव एक्स में है तो इसको मैं माइनस F2 वेक्टर लिखूंगा इज इक्वल टू जीरो। सिंपल बात है, दोनों में से किसी भी वेज से आप बता सकते हो कि रेस्ट पे होना दैट मींस लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, या बच्चों उसका वेक्टर सम F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। अब यहां पे ये तो दो फोर्स है, देखिए फोर्स ऑलवेज आर इन पैर, फोर्स पैर में ही है, तो यहां पे मैंने दो फोर्स कंसीडर किया। अब सर थ्री फोर्सेस हो तब क्या करना है, देखिए वो भी एग्जांपल में यहां पे आपको डिस्कस कर रहा हूं। यस बताइए, डायनामिक इक्विलिब्रियम से वापस करता हूं। आप लेट ज्वाइन हुए हो? नेटवर्क इश्यू था, ओके। देखो इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग है वो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो होना है, जब भी नेट फोर्स जीरो होगा तब हम उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगा, मगर नेट फोर्स में उसका वेक्टर सम हमको कंसीडर करना है। ये जो बात है वो आपको दिमाग में बैठनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग है नेट फोर्स को जीरो करना, फोर्स को नहीं, और नेट फोर्स में उसका वेक्टर सम को जीरो करना। फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में क्या है कि वो रेस्ट पे रहेगा, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या है नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। उसका दो मीनिंग होगा, एक्सेलरेशन जीरो का मीनिंग या तो वेलोसिटी जीरो ही है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं है, दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो है। तो सिंपल, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है मगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। फिर ये m मास का ब्लॉक, जितना लेफ्टवर्ड फोर्स उतना ही राइटवर्ड फोर्स। सर ये कैसे बता सकते हो, क्योंकि मैंने रेस्ट पे बताया है, रेस्ट पे बताया है तो ये इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेफ्टवर्ड इज इक्वल टू राइटवर्ड बताओ, मैग्नीट्यूड से सेम, या वेक्टोरियल आप ऐसे लिख सकते हो। फिर से ये m मास का ब्लॉक है बच्चों। अब यहां पे एक फोर्स ऐसे एक्सर्ट हो रहा है, चलिए ये F1 वेक्टर, एक फोर्स यहाँ पे ऐसे हम एक्सर्ट कर रहे हैं,
दैट इज F2 वेक्टर, एक फोर्स यहां से हम एग्जर्ट कर रहे हैं दैट इज F3 वेक्टर। और यहां पे भी मैं ऐसा बता रहा हूं बच्चों, यहां पे भी ये रेस्ट पे है, दैट मीन्स जो यहां पे जितने भी फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं उसका वेक्टर सम डेफिनेटली जीरो होना चाहिए, क्योंकि फिर भी यहां पे मैं 3 डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डायरेक्शन से एग्जर्ट कर रहा हूं, मगर फिर भी ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे दैट मीन्स बच्चों ये रेस्ट, दैट मीन्स ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम। तो यहां पे ये रेस्ट जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग मैं डेफिनेटली लिख पाऊंगा दैट सिग्मा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। जो भी फोर्सेस हो उसका वेक्टर सम 0 करना है। चलिए यहाँ पे ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे आपने माइनस लिख लिया था, देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता भी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, तब भी वही प्रूव होता ना, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। सर यहाँ पे मैं नहीं बता सकता ना, यहाँ पे मुझे नहीं मालूम है कि ये देखिए ये पॉजिटिव y है, ये मुझे नहीं पता है सर, तो कैसे करना है? देखिए मैंने आपको वेक्टर एडिशन, अब मेरे को फोर्स को फोर्स का एडिशन नहीं करना है, फोर्स को एज अ वेक्टर ट्रीट करके उसका एडिशन करना है। सो वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास दो मेथड थी, या तो हम ट्रायंगल मेथड यूज कर सकते हैं या तो पैरेललोग्राम मेथड यूज कर सकते हैं, मगर 3 फोर्सेस है, 3 वेक्टर है, सो 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं। देखिए सो ये F1 वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर, ओके चलिए F1, ये F1 वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया है, वो हम कर सकते हैं। मैंने वेक्टर की प्रॉपर्टी में आपको ये बताया था कि भाई हम वेक्टर को पैरेलली स्पेस में जो पैरेलली हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये F1 को मैंने यहां पे लिया। चलिए फिर F2, ये F2, अच्छा F1 वेक्टर के हेड में मैं ऐसे F2 वेक्टर की टेल अरेंज कर रहा हूं, F1 के हेड में ऐसे बच्चों F2 की टेल, इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे लिया, और F2 के हेड में F3 की टेल, इसको मैंने पैरेलली ऐसे यहां पे शिफ्ट किया। तो देखिए बच्चों ये तो करेक्ट बात हुई ना, फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट के हेड में सेकंड का टेल और सेकंड के हेड में थर्ड का टेल, किसी भी जगह हेड हेड और टेल टेल एक साथ नहीं आ रहा है, दैट मींस ये तीनों वेक्टर का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। हम पढ़ चुके थे बच्चों, अगर हम वेक्टर को ऐसे अरेंज करें जहां पे किसी भी जगह हेड हेड और टेल टेल इंटरसेक्ट ना करे तो उसका वेक्टर सम 0 होगा और वो कोई पॉलीगन क्रिएट करेगा, या तो ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, वो कोई पॉलीगन क्रिएट करेगा, तब उस टाइम पे हम उसका वेक्टर सम 0 लिख सकते हैं। तो करेक्ट है बच्चों, रेस्ट पे है, दैट्स व्हाई ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। सर 4 वेक्टर हुआ तो वो चारों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए डेफिनेटली। अब हम यहां पे F1 जो है ना बच्चों, ये m मास का ब्लॉक है, जो F1 वेक्टर है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 है। मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए यहाँ पे F1 के सामने का ये जो एंगल है ना F2 और F3 के बीच का, इसको मैं θ1 बताता हूं। फिर F2 के सामने ये जो दो फोर्सेस है ना F3 और F1, ये दोनों के बीच का एंगल मैं θ2 बताता हूं, और F3 के सामने जो ये दो फोर्सेस है, ये दोनों के बीच का एंगल मैं θ3 आपको बता रहा हूं। तब मैं यहां पे ये डिस्कशन कर सकता हूं दैट F1 के सामने क्या है θ1, सो F1 अपॉन आप लिखो sin θ1 इज इक्वल टू F2 के सामने क्या है θ2, तो हमको क्या लिखना है F2 अपॉन sin θ2। कौन से सेंटर में दिक्कत है? नहीं है किसी भी सेंटर पे? किसका अनम्यूट हुआ था? इस क्या हो रहा है? मगर दोस्त अभी मैं आगे निकल गया हूं, इतना रिवाइज करने का टाइम नहीं है। आप एक काम कीजिए, अभी लैप कर दीजिए और बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना।
प्रवीण भाई उसका जरा अरेंज कर देना। सो F1 अपॉन साइन ऑफ थीटा 1, F2 अपॉन साइन ऑफ थीटा 2 और F3 के सामने बच्चों थीटा 3 है, सो F3 अपॉन साइन थीटा 3। इसको मैं लिख पाऊंगा बच्चों लामिस थ्योरम। सर इसका प्रूफ डेफिनेटली हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे लामिस थ्योरम। और इसको आप साइन रूल भी बता सकते हो, ये लामिस थ्योरम भी है, साइन रूल भी है। या तो आप लामिस थ्योरम लिखो या साइन रूल लिखो। सर ये कब यूज करना है, देखिए इसका मैं आपको प्रूफ भी बताने वाला हूं, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इसकी हमारी एप्लीकेशन भी हमारी मॉड्यूल में इसी चैप्टर में, मगर ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं करना है बच्चों। जब किसी भी बॉडी पे 3 फोर्सेस ही हो, फॉर 3 फोर्सेस, 4 होगा तो ये नहीं आप अप्लाई कर पाओगे। सर तब कैसे उसको सॉल्व करना है, जब प्रॉब्लम आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा, मगर ये फॉर 3 फोर्सेस। यस बताइए। प्रवीण सर क्या करना है अब यहाँ पे, बताइए आप। क्या जितने भी सेंटर लेफ्ट लेफ्ट अब अभी तक थे तो खरी यार, अब कब लेफ्ट लेट ज्वाइन हुए, अभी ज्वाइन हुए। अब क्या है कि मैं यहाँ पे आगे निकल गया हूं तो रिमेनिंग जो बच्चे उसका टाइम वेस्ट होगा। सो इसलिए आप भी एक काम कीजिए, आप अभी लेफ्ट कर दीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट 18 मिनट्स हो गया है हमको, तो 18 to 20 मिनट का अगर मैं इसको अब ऐसे ही बता दूंगा, और आप देखिए आगे अगर आप यहाँ पे फिर भी अगर हो तो उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कोई कोरिलेट नहीं करने वाला है। सो आप बिंदास देख सकते हो, जो स्टार्टिंग का 20 मिनट है वो बाद में देख लेना, ठीक है। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसके बाद के टॉपिक के रिगार्डिंग। सो ये कब यूज करना है, फॉर 3 फोर्सेस एंड जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। सर 4 फोर्सेस हो तब मैं बताऊंगा क्या करना है। 5 फोर्सेस नो, लामिस थ्योरम कैसे लिखना है, फोर्स अपॉन उसके सामने का जो एंगल है वो साइन के साथ लिखो, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन उसके सामने का जो एंगल है वो साइन के साथ लिखो। मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा, मगर उसके बाद भी आपको ये याद तो रखना ही है, क्योंकि ऑलवेज प्रूव नहीं करना है, तो इसलिए मैंने आपको यहां पहले डिस्कस किया है। सर 2 फोर्सेस है तो उसमें तो लामिस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 3 में लामिस यूज करना है, 4 या 5 या 6 फोर्सेस हुआ तो बेसिक से चलना है। एक्स में कंपोनेंट ले लो, वाई में कंपोनेंट ले लो, और रेस्ट पे तो सारे कंपोनेंट का सम आप 0 कर दो। बेसिक जो होगा वो ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, वो तो 3 में भी एप्लीकेबल है, 4 में भी एप्लीकेबल है। ओके ठीक है सबको यहां तक, जितने भी स्टूडेंट थे अहमदाबाद सेंटर। ओके फाइन, सूरत दबोली, ओके गुड, वलसाड, वलसाड में क्लियर, ओके फाइन, बालासिनोर, मोनाच सूरत, ओके मोडासा, ओके समोसा वाला, ओके फाइन, तलसाली वडोदरा, ओके गिरनारी, ओके। अब देखो हम बच्चों एफबीडी स्टार्ट करते हैं, एफबीडी जिसको हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम वो देखो, उसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, कंसीडर बॉडी या ऑब्जेक्ट
कंसीडर बॉडी एज अ पॉइंट। जिस भी बॉडी का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो ना, तो उसको पॉइंट में कंसीडर कर लो। पॉइंट होगा नहीं। अगर आपको अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आप अर्थ को एज अ पॉइंट ट्रीट करो। जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कंसीडर इट एज अ पॉइंट। एंड सेकंड, ड्रॉ ओनली those forces, draw only those forces by arrow which exert on the body. Draw only those forces by arrow which exert on the body. That means जो बॉडी पे फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे वो ही लिखना है। बॉडी क्या फोर्स एग्जर्ट कर रही है दूसरी बॉडी पे, वो नहीं वहां पे ड्रॉ करना है। डोंट वरी, मैं आपको सब एग्जाम्पल से बताता हूं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहां पे कॉमन इंस्ट्रक्शन लिख डालता हूं, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर below given object, for below given condition। ये कॉमन क्वेश्चन है बच्चों हमारा। उसमें एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसे बच्चों ये कोई टेबल का टॉप है, आप समझ लो। यहां पे ये एम मास का ब्लॉक ऐसे है। ये बच्चों स्मूथ है। आज जो भी मैं आपको चीज डिस्कस करूंगा वहां पे ग्राउंड स्मूथ रहेगा, प्रैक्टिकली स्मूथ नहीं है। क्योंकि क्या है कि आगे जाके मैं आपको रफ बताऊंगा, वहां पे फ्रिक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तब आपको क्या है, वहां पे कंफ्यूजन होगा, सर फ्रिक्शन लेना है या नहीं लेना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहां पे स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लेना है हमको। चलिए अब मेरे को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। पहले इस पे कौन से फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं वो देखते हैं। चलिए पहले क्या होगा बच्चों, यहां पे अगर हम देखें सॉल्यूशन, तो अर्थ होगा, अर्थ वो डेफिनेटली अर्थ जो है वो एम मास के ब्लॉक को अट्रैक्ट करेगा, तो एम जी डाउनवर्ड होगा। ये एम जी किसने किस पे एग्जर्ट किया, अर्थ ने ब्लॉक पे एग्जर्ट किया, तो ब्लॉक अर्थ पे भी ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करेगी। ये पेन को अर्थ पुल कर रही है और पेन अर्थ को भी पुल कर रहा है, मगर अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से अर्थ मूव नहीं करेगा क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। ये बच्चों एक्शन रिएक्शन हो गया, डिफरेंट बॉडीज पे है, सेम नेचर पे है, ठीक है। अगर यहां पे ये सपोर्ट ना होता तो डेफिनेटली ये ब्लॉक यहां से गिर जाता। दैट मींस ये ब्लॉक इसको पुश कर रहा है, दैट पुशिंग फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। तो ये ब्लॉक सरफेस को पुश कर रहा है, सरफेस ब्लॉक को पुश कर रहा है। ये नॉर्मल फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है, जो सरफेस है वो किस पे, ब्लॉक पे। हमको बच्चों अब इसका एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाने की प्रैक्टिकली कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यहां पे आपने ड्रॉ कर दिया, बात खत्म। यही हमारी एफबीडी है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे ये प्रोसेस बताता हूं, देखिए कभी कभी इसकी हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। पहला पॉइंट क्या है, कंसीडर बॉडी और ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट। चलिए इसको पॉइंट की तरह ट्रीट कीजिए। ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास एम है। फिर ऐसे डॉटेड लाइन करके आपको एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर डालना है। चलिए ठीक है, पहले आप ये कोई जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है इसको आप एज अ पॉइंट ट्रीट कीजिए। फिर यहां से ऐसे हमको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर डालनी है, ये ऐसे एक्स और बच्चों ऐसे यहां पे वाई। चलिए अब मैंने क्या लिखा है, ड्रॉ ओनली दोस फोर्सेस बाय एरो विच एक्सर्ट ऑन द बॉडी। दैट मीन्स हमको वो ही फोर्स यहां पे डिनोट करना है जो ऑन द बॉडी एक्सर्ट हो रहा है, बाय द बॉडी नहीं है। दैट मीन्स ग्राउंड ये ब्लॉक पे mg डाउनवर्ड एग्जिट कर रहा है, तो मेरे को यहां पे mg ड्रॉ करना है।
और ये जो बेस है या जो सरफेस है वो ब्लॉक पे नॉर्मल अपवर्ड एग्जिट कर रहा है, तो ये अपवर्ड ऐसे नॉर्मल एग्जिट करना है, सिंपल। ये क्या है बच्चों, ये है नॉर्मल, ये क्या है mg, खत्म, फ्री बॉडी डायग्राम खत्म, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। सर अगर ऐसे हमने यहाँ पे पॉइंट की तरह ट्रीट नहीं किया और यहाँ पे डायरेक्टली हम एरो से शो कर डालते, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये कब रिक्वायर्ड होगा बच्चों, जब हम इंक्लाइन प्लेन में चलेंगे, जब केसेस थोड़े टफ हो गए, तब अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आगे चल सकते हो, एरर का चांसेस वहां पे कम हो जाता है, सिंपल। या बच्चों अब देखिए सर ये सेकंड पॉइंट आप एक बार और क्लियर करो ना, ड्रॉ ओनली दोज फोर्सेस बाय एरो विच एग्जिट ऑन द बॉडी। देखिए बच्चों ये सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल अपवर्ड एग्जिट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक बी सरफेस पे नॉर्मल एग्जिट करता होगा ना। हमको वो फोर्सेस एफबीडी में नहीं ड्रॉ करने हैं जो बॉडी एग्जिट कर रही है या बाय द बॉडी एग्जिट हो रहा है, हमको एफबीडी में वो ही फोर्स एग्जिट ड्रॉ करना है जो ऑन द बॉडी है। जैसे यहां पे डेफिनेटली अर्थ थी, तो बच्चों ये जो ब्लॉक है वो अर्थ को अपनी ओर खींच रहा था, मगर ये जो mg था ये बाय द बॉडी था, फोर्स ऑन अर्थ बाय ब्लॉक। सो बाय द बॉडी फोर्स हमको एफबीडी में नहीं ड्रॉ करना है, हमको तो एफबीडी में वही फोर्स ड्रॉ करना है जो ऑन द बॉडी है, बाय द बॉडी नहीं है। क्लियर सबको ये? ओके फाइन। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। फिर से ऐसे यहां पे ये ग्राउंड है, ये बच्चों एम मास का कोई ब्लॉक है, यहां पे कोई बंदा है, और वो इसको ऐसे पुश कर रहा है, एफ फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे ऐसे पुश कर रहा है, ऐसे ऐसे पुश कर रहा है, इसकी एफबीडी ड्रॉ करनी है। सर सरफेस कैसी है, पहले देखिए, अगर मैं सरफेस को स्मूथ बोलूंगा ना तो ये बंदा वहां पे खड़ा ही नहीं रह पाएगा, अगर सरफेस स्मूथ है तो वो खड़ा रह के फोर्स एक्सर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो आप समझ लो मैंने यहाँ पे ऐसे इसको फिक्स कर दिया है, क्योंकि ये मैं अगर स्मूथ बताऊंगा ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर स्मूथ सरफेस पे तो वो खड़ा ही नहीं रह सकता, सही बात है। सो मैंने वो स्ट्रिंग से ऐसे यहाँ पे उसको उसको जकड़ रखा है ताकि वो गिरे नहीं। ओके, अब एफबीडी में क्या करना है सर, सिंपल, पहले एमजी डाउनवर्ड होगा, यस डेफिनेटली होगा, नॉर्मल अपवर्ड होगा, यस होगा। इसका एफबीडी कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल, ब्लॉक को आप एज अ पॉइंट कंसीडर कर लो, ठीक है सर, कर लिया। अब कुछ बात नहीं, अब देखो ये मैंने इसको एज अ पॉइंट कंसीडर कर लिया है, फिर ऐसे डॉटेड लाइन हमको ड्रॉ करनी है, ये कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है हमारा। अब क्या करना है, सिंपल फोर्सेस शो कर दो, mg ऑन द बॉडी एक डाउनवर्ड फोर्स था बच्चों, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे शो कर रहे हैं, ये mg डाउनवर्ड फोर्स, फिर ये नॉर्मल, ओके नॉर्मल अपवर्ड एरो से शो किया, एक एक्स्ट्रा फोर्स है दैट इज f, और वो f ऐसे है बच्चों, f ऐसे है, f जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है, सो डोंट वरी अबाउट इट, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे ये f, ये बच्चों नॉर्मल, ये बच्चों mg, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आपको कंपोनेंट लिखना है तो लिख सकते हो, दैट मीन्स ये f है तो इसका होगा ये बच्चों थीटा का नियरेस्ट कंपोनेंट होगा f cos थीटा, और वर्टिकली डाउन होगा बच्चों f sin थीटा, आप लिख सकते हो इफ यू वांट। मगर बेसिकली तो हमको ये बताना था कि f n और mg है ऐसे, बेसिकली ये है हमारा एफबीडी हो गया रेडी। अगर ये एफबीडी नहीं ड्रॉ करे और यहां पे सिर्फ आप ऐसे एरो से फोर्स एग्जिट कर दो या शो कर दो, चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और टफ करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए आप, यहां पे ऐसे इंक्लाइन प्लेन है बच्चों,
जो ग्राउंड है उसके साथ ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ ऐसा बच्चों इंक्लाइन प्लेन है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये थीटा एंगल पे है ऐसे। हेलो सर। यस बताओ। सर ये पीछे वाला हमारे साथ नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए सेकंड क्वेश्चन छूट गया सर, एक बार फिर से समझा। एसयूवी सूरत। देखो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, एमजी और नॉर्मल तो था ही, ये कोई बंदा है, सरफेस स्मूथ होने की वजह से मैंने यहाँ पे उसको फिक्स कर दिया है, और वो एफ फोर्स ऐसे एग्जर्ट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करूँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो वही थीटा नॉर्मल और एमजी तो ऐसे मुझे एफबीडी में शो करने ही है जो ऑन द बॉडी फोर्सेस है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स था, दैट इज आवर एक्सटर्नल फोर्स, वो भी मैंने शो कर दिया। और यहाँ पे ये बच्चे ने पूछा ही है तो वो भी देख लो आप कि डेफिनेटली ये अगर बॉय ब्लॉक को एफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो ये ब्लॉक बॉय पे ऐसे एफ फोर्स एग्जर्ट करेगा ही, मगर मुझे ये एफ यहां पे एफबीडी में नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि ये एफ किसने एग्जर्ट किया है, दैट इज एग्जर्ट बाय ब्लॉक ऑन बॉय। सो हमको यहाँ पे एफबीडी में वो फोर्सेस नहीं ड्रॉ करने जो बाय द बॉडी है, यहाँ पे वही फोर्स ड्रॉ करना है जो ऑन द बॉडी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये थीटा एंगल पे ऐसा कोई ब्लॉक है हमारा एम मास का, ये बच्चों ऐसे एम मास का ब्लॉक है, ये अभी स्मूथ ही है ये थीटा एंगल पे। चलिए अब देखते हैं इसका एफबीडी कैसे ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत नहीं। एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, वो तो डेफिनेटली डाउनवर्ड ही लगेगा ना। इसको अगर हमको पुल करना है तो वो तो डेफिनेटली ऐसे ही होगा ना बच्चों, एम जी जो होगा हमारा वो डाउनवर्ड ही होगा। ओके ठीक है, फिर नॉर्मल आप पढ़ चुके हो, जो कॉमन सरफेसिस है उसके परपेंडिकुलर ये इसको ऐसे पुश करेगा, तो यहाँ पे बच्चों ऐसे आपका नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा। नॉर्मल जो भी आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसको मैं आईपी बोलूंगा, इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे बच्चों, तो ये देखिए इंक्लाइन प्लेन के साथ बच्चों 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, सबटेंड हो रहा है। अब क्या है सर, अब सिंपल यही दो ही फोर्स है बच्चों। चलिए तो कैसे करना है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं इसका एफबीडी कैसे ड्रॉ करना है। एफबीडी, तो एफबीडी के लिए हमको ये ब्लॉक को एज अ पॉइंट ट्रीट करना है, फिर ऐसे यहाँ पे डॉटेड लाइन बी में ड्रॉ कर रहा हूं, ये और बच्चों ये। ठीक है चलो, अब पहले तो ऑन द फोर्स ऑन द बॉडी जो फोर्स है वो आप देखिए, तो एक mg है, तो पहले मैं ऐसे mg शो करूंगा, ये है। ओके ठीक है, अब क्या करना है देखिए ये mg। अब बच्चों यहाँ पे देखना, हाँ नॉर्मल के टाइम देखो, यहाँ पे देखो ये बेसिक मैथ्स है हमारा, अगर ये mg को मैं यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करूंगा, मैंने mg वाला जो फोर्स है, जो फोर्स का एरो है उसको एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बच्चों हमारा 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा। जो mg है मुझे उसके दो कंपोनेंट निकालना है, ऐसे और ऐसे। mg बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड है, मगर उसका मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखना है दो। तो देखो यहाँ पे पहले से ये थीटा था, मैंने mg को ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये बच्चों हमारा 90 हुआ, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब देखो बच्चों ये इंक्लाइन प्लेन और जो मेरा ये mg का ये जो है, ये दोनों के बीच टोटल तो 90 होगा ना, टोटल 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया, तो ये हो गया बच्चों mg cos थीटा, और ये हो गया बच्चों mg sin थीटा। थीटा का नियरेस्ट कंपोनेंट है वो mg cos थीटा, और दूसरा वाला जो है वो mg sin थीटा। कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पे बच्चों जो mg था इसका दो ऐसे मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा,
और मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बताया कि अगर आप देखो तो ये थीटा था, ये फोर्स देखो या इंक्लाइन प्लेन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही है, ये फोर्स और ये इंक्लाइन प्लेन। अगर ये एंगल थीटा था, ये मैंने 90 बताया, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों के बीच डेफिनेटली 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, तो दैट मीन्स ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। सिंपल। अब देखो, अब ये जो बच्चों हमारा mg है, इसको मैंने यहां से नीचे से ऐसे एक्सटेंड किया था, अगर मैं इसको ऐसे यहां से ऊपर से एक्सटेंड करूं, तब आप देखो ये थीटा होगा बच्चों, तो डेफिनेटली बाय जियोमेट्री हम बोल सकते हैं ये थीटा ही होगा। देखिए ये थीटा है तो ये थीटा है, एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन है, यहाँ पे ये एंगल बच्चों अगर थीटा है तो ये बच्चों थीटा ही होगा ना, ये तो मैथ्स है हमारा, ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा। तब मैं यहाँ पे ये जो नॉर्मल मुझे शो करना है, मैं इसको ऐसे यहाँ पे शो करूंगा, ये नॉर्मल है और नॉर्मल का वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है। सिंपल, फिनिश। अभी इसका कंपोनेंट आपको लिखना है नहीं लिखना है, वो रिक्वायर्ड है या नहीं, वो आगे देखेंगे, मगर हमने ये थीटा, आप यहाँ पे क्या नोट्स में आपको ऐड करना है, एक पॉइंट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लिख डालना है, ये आपकी डेफिनेटली अच्छे प्रॉब्लम में 20 to 30 सेकंड आपका बचाएगा, यहां से वो सेव करेगा। देखिए जो भी इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल होगा, नॉर्मल का वर्टिकल के साथ वही एंगल रहेगा, ये ऑलवेज। अब हमको बार बार ये नहीं प्रूव करना है, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा, नॉर्मल का सिरोलम के साथ वही एंगल होगा, दैट मीन्स वर्टिकल के साथ। लास्ट टाइम हॉरिजॉन्टल का, सॉरी इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा, वही एंगल नॉर्मल का वर्टिकल के साथ होगा। एग्जाम्पल नंबर 4। अब मैं और टफ बता रहा हूं, देखिए ऐसे यहां पे ग्राउंड है, क्या नॉट, रुको ये आपको लिखनी थी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए ये वर्टिकल वॉल है, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, और यहां पे ये इंक्लाइन प्लेन है। ये बच्चों ग्राउंड है, ये वॉल है ऐसे, ये वॉल है, ग्राउंड के साथ थीटा एंगल पे बच्चों ये इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पे कोई बॉल ऐसे फंस गया है, ऐसे ये बॉल है, बॉल है जिसका मास मुझे m लिखना है, ये सेंटर है, इसकी एबिलिटी ड्रॉ करनी है। चलिए मैं सिचुएशन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, ये इंक्लाइन प्लेन है, और ये इंक्लाइन प्लेन और वॉल के बीच में ये बॉल हमारा फंस गया है, तो बॉल की एबिलिटी ड्रॉ करनी है। सर क्या करना है, सिंपल, एम मास के बॉल को पहले आप ऐसे पॉइंट की तरह ट्रीट कीजिए, फिर कुछ नहीं, ऐसे आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर डालिए, ये और यहाँ पे ऐसे, ओके ठीक है। अब बच्चों देखिए mg तो डाउनवर्ड होगा ही, डेफिनेटली है, यहाँ पे ये m मास के बॉल को जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तो ऐसे डाउनवर्ड पुल करेगा, ये mg तो डाउनवर्ड है ही। फिर देखो बच्चों ये बॉल है, ये इंक्लाइन प्लेन को ऐसे पुश कर रहा है, पुश, सो जो कॉमन सरफेसिस है वो कॉमन सरफेसिस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल एक्सर्ट होगा, यहाँ पे ऐसे। मैंने आपको बताया था
कि सर्कुलर, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए नॉर्मल या जो भी फोर्स है वो उसके सेंटर से पास होने चाहिए। याद कीजिए आप, हमने वो आपको बताया था। फिर डेफिनेटली बच्चों ये वॉल को भी ऐसे पुश करी हो, अगर यहाँ पे वॉल ना होती तो क्या होगा, डेफिनेटली ये रोल करके यहाँ पे डाउन साइड आ जाता। तो डेफिनेटली ये वॉल को भी बॉल पुश कर रहा है, तो ये बॉल वॉल को पुश करेगा, वॉल बॉल को पुश करेगी, तो ये नॉर्मल फोर्स ऐसे भी आएगा। और जो भी हमने नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया है आप देखिए बच्चों, ये पहले mg है, ये नॉर्मल को अगर मैं n1 ड्रॉ बताऊं, इसको मैं n2, ये n1 इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये n2 वॉल के साथ परपेंडिकुलर पे है। क्योंकि डेफिनेटली अगर ये वॉल ना होती तो वो गिर जाता, ये इंक्लाइन प्लेन ना होता तब भी ये ऐसे गिर जाता। दैट मीन्स वो यहां से भी पुश कर रहा है, यहां से भी ऐसे पुश कर रहा है। और स्फेरिकल, सर्कुलर एंड सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो भी फोर्स है वो सेंटर से पास होने चाहिए। सब मैंने सेंटर से पास किया है। सर यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए, चलिए वहां पे भी आपको ड्रॉ करके मैं बताता हूँ। एम जी पहले हमको ऐसे, ये एम जी डाउनवर्ड है, अच्छी बात है, चलो। फिर N2 ऐसे राइटवर्ड है, तो N2 यहाँ पे है, और N1 बच्चों N1 ऐसे है। अच्छा अच्छा अच्छा, याद कीजिए, याद कीजिए आप, ये जो है ये mg है, ये n2 है और ये n1 है। n1 कौन एग्जिट कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्रूव भी किया है हमने कि इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल होगा वो ही एंगल नॉर्मल का वर्टिकल के साथ होगा, तो ये थीटा ही होगा। इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा वही एंगल नॉर्मल का वर्टिकल के साथ होगा। यहाँ पे अगर मैं ऐसा वर्टिकल ड्रॉ करूं तो ये थीटा ही होगा। क्लियर सबको, श्योर, वडोदरा भाईली, ओके फाइन। अब हम इसमें और एक टफ सिचुएशन देखते हैं। ये सब आपको मेंस, एडवांस या नीट में भी जब टफ क्वेश्चन आएंगे तब आपको एफबीडी में ये हेल्प करेगा कि कैसे हमको नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे अगर हम आगे देखें, ये 4 था, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 फिर से बच्चों, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपकी, यहाँ पे बच्चों एक इंक्लाइन प्लेन है अल्फा एंगल पे, यहाँ पे एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन है बीटा एंगल पे, और यहाँ पे फिर से कोई बॉल ऐसे फंसा हुआ है। ये बॉल यहाँ पे ऐसे फंसा हुआ है, ये एम मास है, बॉल है बेसिकली। ये एंगल बच्चों आपका अल्फा है, ये बीटा है। चलिए इसका मुझे एफबीडी ड्रॉ करना है। पहले मास है तो वेट आपको मालूम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कौन कैसे एग्जिट करेंगे। चलिए आप बताइए। अब इसका एफबीडी बनाने के लिए पहले मैंने इसको एज अ पॉइंट मास ट्रीट कर दिया है, फिर भी चलिए आप आंसर दीजिए। कौन बताएगा कि इसका एफबीडी हमको कैसे ड्रॉ करना है। झुम 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 झुम, इसका एफबीडी, ओके ओके, कहाँ से, यस वलसाड, वलसाड चलिए अनम्यूट कीजिए। वलसाड से कौन आंसर देगा। कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है अनम्यूट।
ओके ओके, चलिए कौन आंसर देगा? फिर से बताओ, मुझे नहीं समझ में आया। ओके गुड, ये एम जी है, चलिए अच्छी बात है, ये एम जी हो गया। फिर हम्म हम्म, ओके, और सेंटर से पास होना चाहिए या नहीं? ओके गुड। फिर यहाँ पे ओके, अगर मैं इस एक को n1 बताऊं, ये n1 है, चलिए ये n1 है और ये n2 है। अब इसका एफबीडी ड्रॉ करने के लिए पहले मुझे क्या ड्रॉ करना होगा, आप ही बताइए। ओके, इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करना है। चलिए फिर मैं यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि एम जी क्या कहाँ पे ड्रॉ करना है? एम जी, ओके गुड, ये एम जी डाउनवर्ड। फिर नॉर्मल n1, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ओके, ये n1। फिर n2 कहाँ पे ड्रॉ करना है? फर्स्ट पे, ओके। ये एंगल आप मुझे बता सकते हो, ये एंगल क्या होगा? ये अगर आप n1 बोलते हो, ये n2 है, तो ये एंगल क्या आप बता सकते हो कितना होगा? यहाँ पे थीटा तो है ही नहीं, अल्फा और बीटा है। किसका किसके साथ बीटा होगा और किसका अल्फा होगा, वो बताइए। n1 का वर्टिकल के साथ, ओके, वो बीटा, और n2 का अल्फा। वो गलत बताया आप देखो, n1 जो नॉर्मल फोर्स है वो कौन एग्जिट कर रहा है? ये इंक्लाइन प्लेन एग्जिट कर रहा है। तो मैंने ये बताया ना कि इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा वही एंगल नॉर्मल का वर्टिकल के साथ होगा। तो ये नॉर्मल जो n1 है वो ये इंक्लाइन प्लेन के लिए है, ये अल्फा है, तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा। और फिर ये n2 ये नॉर्मल, सॉरी, ये इंक्लाइन प्लेन के साथ क्रिएट हो रहा है, ये n2 ये नॉर्मल फोर्स दूसरे इंक्लाइन प्लेन के साथ है, ये IP1 है, ये IP2 है। तो इसका नॉर्मल का वर्टिकल के साथ ये एंगल बीटा होगा, जैसे यहाँ पे ये बीटा होगा क्योंकि ये बीटा है। ठीक है, ओके, क्लियर सबको? ओके फाइन। ये अल्फा और बीटा कैसे आया, मैंने बताया कि ये नॉर्मल आप ये प्लेन के लिए बात कर रहे हो, तो ये अल्फा होगा, तो ये नॉर्मल का वर्टिकल के साथ अल्फा। ये प्लेन के लिए n2 है, तो ये n2 बीटा क्रिएट कर रहा है, तो वर्टिकल के साथ उसका भी बीटा। चलिए अब एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं कि इसमें क्या करना है। यहां पे बच्चों ऐसे ये सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है बच्चों, ये आइडियल स्ट्रिंग है। बेसिकली ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग का मीनिंग होगा बच्चों ये मासलेस, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल है। मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल है। और ये स्ट्रिंग के साथ हमने ऐसे m मास के ब्लॉक को हैंग करके रखा है ऐसे। ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। अगर ये रबर होता तो क्या होता, वो एक्सटेंड हो जाती, मगर ये इनएक्सटेंसिबल है। दैट मीन्स ग्रेविटी की वजह से ये m मास के ब्लॉक पे डाउनवर्ड mg फोर्स होगा, तो ये ब्लॉक का ये पॉइंट डाउनवर्ड
ट्रैवल करना चाहेगा, मगर स्ट्रिंग का उसके ऊपर साइड वाला पॉइंट उसको अट्रैक्ट करेगा। हमको मालूम है टेंशन ऑलवेज पुल ही करेगा, वो पुश नहीं कर सकता। तो ये एम मास का ब्लॉक डाउनवर्ड जाना चाहता है, मगर उसका अपर साइड का स्ट्रिंग का पॉइंट उसको पुल करेगा। या आप बोल सकते हो कि टेंशन की जो डायरेक्शन है वो कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग है। यहाँ पे भी कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग है। कांटेक्ट कहाँ पे है? एक ब्लॉक पे है, और जहां पे अपने हैंग किया है वहां पे है। तो कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, ये टेंशन ब्लॉक को पुल कर रहा है, ये टेंशन सपोर्ट को पुल कर रहा है, बिकॉज इट इज अ पुलिंग फोर्स। अब इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ ये यहाँ पे एफबीडी रिक्वायर्ड ही नहीं है। एफबीडी यहाँ पे ऐसे टफ क्वेश्चन आएगा तब रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे तो बच्चों इजी बात है, ये एम मास का ब्लॉक है, सिंपल। एमजी डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है। हमको वो ही फोर्स दिखाने हैं जो ऑन द बॉडी एग्जर्ट हो रहे हैं, बाय द बॉडी नहीं। फिनिश, इसकी एफबीडी फिनिश हो गई बच्चों, ऐसे हो गया एफबीडी, काम खत्म। अब लास्ट एक केस हम डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे। यहां पे लास्ट केस में एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें क्या करना है देखो आपको कि ये अगेन हॉरिजॉन्टल, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन थीटा, ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसा। यहाँ पे बच्चों कुछ सपोर्ट है, ये एम मास का ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग है। और मैं यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ, ये स्मूथ सरफेस है, बेसिकली ये स्मूथ है। ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे देखिए ऐसे स्ट्रिंग है, ये सपोर्ट है, ये कैपिटल एम जी डाउनवर्ड है। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे होगा, आपको मालूम ही है बच्चों। ये ब्लॉक डाउनवर्ड जाना चाहेगा या अलोंग द इंक्लाइन ऐसे ट्रैवल करना चाहेगा, तो यहाँ पे टेंशन ऐसे आ जाएगा। सर ये यहां क्यों जाना चाहेगा? आपको मालूम है ना एमजी के दो कंपोनेंट, एमजी कॉस थीटा एंड एमजी साइन थीटा। फिर भी मैं आपको ये वो सब यहाँ पे शो कर रहा हूं। देखिए सपोर्ट है ऐसा, ये एम मास का ब्लॉक, ये सपोर्ट, यहाँ पे ये स्ट्रिंग, ये सरफेस स्मूथ, ये एम जी, ये टेंशन टी। यहाँ पे देखो ये थीटा है तो ये थीटा होगा कैसे, मैंने आपको बताया था। ये होगा बच्चों एम जी कॉस थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, और ये जो होगा दैट इज बच्चों एम जी साइन थीटा। ओके, अब क्या करना है? अब सिंपल, यहाँ पे टेंशन ऐसे होगा, ये स्ट्रिंग ब्लॉक को ऐसे पुल करेगी, ये एम जी साइन थीटा की वजह से ये ब्लॉक डाउनवर्ड चला जाएगा, मगर ये स्ट्रिंग उसको पुल करेगी। स्ट्रिंग यहां से भी पुल कर सकती है। अब इसका एफबीडी, चलिए तो इसको एज अ पॉइंट हमने ट्रीट किया है बच्चों, ये मास का मैंने ट्रीट किया है। अब कुछ नहीं, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन। चलिए अब ये आपको मालूम है कि कैपिटल एमजी जो हमको शो करना है वो डाउनवर्ड शो करना है। जो कैपिटल एमजी आपका होगा वो डाउनवर्ड होगा ऐसे। चलिए ये अच्छी बात हो गई। फिर नॉर्मल ऐसे, अगर बच्चों इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा था तो नॉर्मल का जो वर्टिकल है उसके साथ एंगल थीटा ही होगा। और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बच्चों टेंशन आ गया। टेंशन कहाँ पे? इस डायरेक्शन में, तो ये टेंशन, ये पहले आप देख लो, ये mg, ये नॉर्मल का परपेंडिकुलर के साथ एंगल थीटा। ये बच्चों टेंशन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ही होगा, देखिए, क्योंकि टेंशन आपकी इंक्लाइन प्लेन है उसके पैरेलल था, तो टेंशन पैरेलल, तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी थीटा, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ये आपकी स्ट्रिंग इंक्लाइन प्लेन को पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। सिंपल, फिनिश। ये टेंशन, इसका एफबीडी भी फिनिश।
क्लियर सबको? ओके फाइन। अब जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है वहां से ही मैं 2 क्वेश्चन लेके आपको उसको नोट्स में ही ऐड ऑन करा रहा हूं ताकि आप होमवर्क में सब कर सके। अब हम एफबीडी का जो क्वेश्चन का हमारा टोटल 7 था वो हम उसको खत्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे ऐसे बच्चों हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये स्मूथ है, फिर से मैं बता रहा हूं ये स्मूथ है बेसिकली। यहां पे ऐसे ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है, उसके एग्जैक्ट बाजू में 2 kg का ब्लॉक है और अगेन एग्जैक्ट बाजू में ऐसे 3 kg का ब्लॉक है। कोई बंदा इसको यहां से फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये सिस्टम पे जो फोर्स आपका है वो 12 न्यूटन का फोर्स है। तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। कोई बंदा 12 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। मुझे किसी 1 kg, 2 kg, 3 kg अकेले का एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, क्योंकि तीनों साथ में चलेंगे तो तीनों का एक्सेलरेशन चाहिए। सेकंड, फाइंड नॉर्मल फोर्स, इसको कभी कभी कांटेक्ट फोर्स भी बोलेंगे। नॉर्मल फोर्स बिटवीन 1 kg and 2 kg. And last, normal force between 2 kg and 3 kg. चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस स्टार्ट करते हैं। 1 kg से स्टार्ट करते हैं। इसका एफबीडी ड्रॉ करना है नहीं करना है आपकी चॉइस, मैं दोनों वे आपको बताऊंगा कि ऐसे ड्रॉ करो, मगर टाइम सेव करना है तो ड्रॉ नहीं करना है हमको। पहले यहां पे मैं डिस्कस करता हूं। चलिए, ये 1 kg का फोर्स है यस सॉरी 1 kg का ब्लॉक है, उस पर 12 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। बच्चों डेफिनेटली देखना यहाँ पे, ये 1 kg पे डाउनवर्ड 1g होगा। मैं जो भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं आपको अभी नहीं दिखाना है, वो यहाँ पे 1g डाउनवर्ड ऐसे फोर्स एग्जर्ट होगा। कौन करेगी? ग्रेविटी उसको पुल करेगी, उसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल आएगा। मगर मुझे ये n और ये 1g की कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि y डायरेक्शन में तो तीनों ब्लॉक रेस्ट पे है। y डायरेक्शन में तो तीनों ब्लॉक, ये 1 kg, 2 kg, अगर ये मूव होगा तो वो x में होगा ना, क्योंकि x का फोर्स x में ही एक्सीलरेशन क्रिएट कर सकता है। अब याद कीजिए सेकंड लॉ हमारा, दैट इज लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। वहां पे मैंने आपको बताया था कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए था, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने एम ए एक्स लिखाया था, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई लिखाया था। यहां पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा 12 न्यूटन का, वो एक्स में है, तो वो सिर्फ एक्स में ही एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। दैट मीन्स मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है मुझे, नो है वो फोर्सेस है वो, मगर बैलेंस आउट हो रहे हैं। 1 kg के अकॉर्डिंग 1g और नॉर्मल बैलेंस, 2g और नॉर्मल बैलेंस, 3g और सर सबको n नहीं, 1g और इसको मैं n1 डैश बोलूंगा, 2g और n2 डैश, 3g और n3 डैश, ऐसे बताना है, वो बैलेंस कर जाएंगे। तो क्यों हमको ऐसे हमारा टाइम वेस्ट करना है सर? तो क्या करेंगे, ये देखिए 1 kg पे राइटवर्ड 12 न्यूटन का फोर्स हुआ, सो 1 kg 2 kg को डेफिनेटली पुश करेगा। आप सोच लो, आपके आगे आपका फ्रेंड है, उसके आगे और एक फ्रेंड है, अगर आपको कोई पीछे से धक्का देगा तो आप उसको फोर्स उस पे एक्सर्ट करोगे। तो ऐसे ही
हमने तो 1 kg पे ही 12 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट किया, मगर 1 kg ने 2 kg को पुश किया। दैट पुशिंग फोर्स इज नॉर्मल फोर्स, और वो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन जो भी आपकी कॉमन सरफेसिस है उसके साथ परपेंडिकुलर होगी। यहां पे ये n1 होगा तो यहां पे ये n1 होगा। 1 क्यों? क्योंकि n1 n2 ऐसे बोलना है, आप nx भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये 1 kg ने 2 kg को एक्सर्ट किया तो 2 kg ने 1 kg को फोर्स एक्सर्ट किया, बिकॉज ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज एक्सर्ट इन पेयर। ये राइट वर्ड n1 किस पे है? 2 kg पे है। किसने फोर्स एक्सर्ट किया? 1 kg ने। ये लेफ्ट वर्ड वाला n1 कौन है? ये 2 kg 1 kg पे एक्सर्ट कर रहा है। सिंपल बात। फिर आपने 1 kg को पुश किया, 1 kg ने 2 kg को पुश किया, फिर 2 kg 3 kg को पुश करेगा ना, उसको हम बोलेंगे n2। कि 2 kg ने ऐसे 3 kg को धक्का मारा, धक्का लगाया, तो 2 kg ने सामने धक्का, एक्शन रिएक्शन, फिनिश। सर वाई में क्यों नहीं? अरे वाई में तो बैलेंस हो रहे हैं ना, 1g n1 डैश 2g n1 डैश 3g n3 डैश बैलेंस हो रहे हैं। क्यों हमको यहाँ पे कोई उसकी दिक्कत ही करनी है? अब यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बस ऐसा ही, इसकी एफबीडी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे हर ब्लॉक की एफबीडी बना के दिखाता हूँ। देखिए 1 kg, ये 1 kg का है, एफबीडी है। फिर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 2 kg के लिए एफबीडी, और फिर लास्ट में 3 kg के लिए। 1 kg 2 kg 3 kg को मैंने एज अ पॉइंट कंसिडर कर लिया है। अब 1 kg पे कौन से फोर्स शो करने हैं? जो ऑन द बॉडी है। सो ये 1 kg पे ऐसे राइटवर्ड बच्चों 12 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। यस, और वही 1 kg पे नॉर्मल n1 लेफ्टवर्ड एक्सर्ट हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, गुड। फिर अब देखो, अब ये 1 kg अगर मूव करेगा, सुनना मेरी बात, अगर ये 1 kg मूव करेगा तब ये राइटवर्ड ही मूव करेगा ना, और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, फोर्स है तो फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, तो इसका आपको एक्सेलरेशन भी साथ में ड्रॉ करना है। ये 1 kg अपवर्ड चली जाएगी, नो, डाउनवर्ड नो, लेफ्टवर्ड नो, राइटवर्ड। एक्सटर्नल फोर्स आपका राइटवर्ड है तो राइटवर्ड चलेगी, फोर्स है तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ए मैंने राइटवर्ड दिखाया है। ऑलवेज एफबीडी में आपको ए लिखना नहीं भूलना है। सर 1g कहां पे? अरे वो तो डाउनवर्ड अपवर्ड कैंसल आउट हो रहे हैं यार, तो नहीं दिखा है इसलिए। 2 kg का, 2 kg पे 1 kg का ब्लॉक राइटवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये n1, और वही 2 kg पे n2 लेफ्टवर्ड एक्सर्ट हो रहा है, ये n2। 2 kg का ब्लॉक भी आगे ही चला जाएगा तो उसका भी एक्सेलरेशन राइटवर्ड ही होगा। सर 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 ये n2 क्यों नहीं लिखा? अरे ये n2 क्या है? देखो देखो, ये n2 क्या है? ये n2 है 2 kg ने 3 kg पे फोर्स एक्सर्ट किया। हमको एफबीडी में वो फोर्सेस नहीं शो कर रहे हैं, शो करना है कि वो एक्सर्ट कर रहा है बाय द बॉडी, नहीं ऑन द बॉडी। 3 kg 2 kg पे फोर्स एक्सर्ट n2 लेफ्टवर्ड कर रहा है, इसलिए मैंने लेफ्टवर्ड यहाँ पे। 3 kg पे यस 2 kg वाला ब्लॉक राइटवर्ड n2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और कोई फोर्स 3 kg पे है ही नहीं। अरे सर क्यों मस्ती कर रहे हो, है ना? मगर वो तो डाउनवर्ड है, 3g और n3, वो तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं शो करना है हमको। और ये भी अगर चलेगा तो राइटवर्ड ही चलेगा। अब यहां पे हमको लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस को यूज करना है, लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये आपके ऑब्जेक्ट को, जो बैलेंसिंग फोर्स होता तो ये जीरो हो जाता, मगर ये मूव करा रहा है तो ये अनबैलेंस फोर्सेस हुआ, जो था सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। वेक्टोरियली लिखना है तो वेक्टोरियली लिखो। चलिए ये वेक्टोरियली। अब 1 kg के लिए आप लिखाओ, सर 1 kg सिग्मा एफ, हमको फोर्स का वेक्टर सम करना है।
सर 12 में से n1 को सब्ट्रैक्ट करना है या n1 में से 12 को, दोनों ऑपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट डेफिनेटली होगा, मगर किस फोर्स में से किस फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए ही मैंने आपको टिप्स दिया है कि आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शो कीजिए। एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, राइट वर्ड, इसका भी राइट वर्ड, इसका भी राइट वर्ड। जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, एम है 1 और एक्सेलरेशन तो हमको निकालना है। तीनों साथ में चल रहे तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम ए। फिर 2 kg के लिए, 2 kg के लिए भी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो, इज इक्वल टू 2a, अगेन सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। फिर 3 kg के लिए, 3 kg के लिए भी जिस डायरेक्शन में फोर्स है n2 इज इक्वल टू एम ए, मास m और एक्सेलरेशन 3 प्लस। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे बच्चों n1 कैंसल आउट, n2 कैंसल आउट। ये बच्चों बेसिकली हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, 1 2 3। सो माइनस n1 प्लस n1 कैंसल, माइनस n2 प्लस n2 कैंसल, तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 1a प्लस 2a, 5a प्लस 1 है 6a, सो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सर n1 n2 भी निकालना है, बेसिकली n1 n2 नहीं है, बेसिकली नॉर्मल फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 2 kg जिसको हमने n1 कंसीडर किया है। तो इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 आप देखो ये बच्चों 12 एज इट इज, n1 तो हमको निकालना है इज इक्वल टू 1, एक्सेलरेशन कितना है आपका 2, तो आप एक ही जगह 2 पुट करोगे आपको n1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन मिल गया। फिर क्या, नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, 2 kg एंड 3 kg ये n2 है, तो इन इक्वेशन 3 आप 1 2 से भी निकाल सकते हो, 3 से भी निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं इन इक्वेशन 3। क्या करना है, n2 इज इक्वल टू 3 इंटू ए कितना है बच्चों 2, सो 2 इंटू 3 6 न्यूटन, फिनिश, सब आंसर मिल गए। क्लियर सबको, कोई डाउट? यहाँ पे बच्चों एक 3 से ज्यादा ब्लॉक भी आ सकते हैं, मैं 4th ब्लॉक 5th ब्लॉक और 3rd और 4th के बीच नॉर्मल पूछूंगा, 4th और 5th के बीच, तब प्रोसेस इसको फास्ट करना है तो ये एबिलिटी नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे फोर्स n1 n1, n2 n2, n3 n3, n4 n4 और आपका सबके लिए ऐसे एक्सेलरेशन राइट वर्ड है, तो पहले के लिए 12 माइनस n1 इज इक्वल टू ये लिखिए, इसके लिए n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2a लिखिए। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोसेस नहीं है, ये तो आप यहां से भी डायरेक्ट फोर्स शो करके आगे बढ़ सकते हो, और वही मैंने बताया कि FBD ड्रॉ करने की एक्चुअली कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और आप इसको ऐसे भी ट्रीट करो, देखिए सिस्टम बोला गया है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो आप 1 kg 2 kg और 3 kg को सिंगल ट्रीट मत कीजिए, साथ में ट्रीट कीजिए कि चलिए ये टोटल हमारा 6 kg का ब्लॉक है, 1 kg 2 kg 3 kg ऐसा है नहीं, टोटल 6 kg का ही है, और सारे सिस्टम पे ये एक ही एक्सटर्नल फोर्स है 12 न्यूटन। आप देखिए सर ये n1 है, यस देखिए n1 राइटवर्ड भी है लेफ्टवर्ड भी है, तो यहाँ पे राइटवर्ड n1 लेफ्टवर्ड n1 वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंगल ऑब्जेक्ट की जगह मैंने तीनों को एक साथ कंसीडर किया 6 kg, तो टोटल फोर्स एक्सटर्नल 12 न्यूटन था, यस 12 न्यूटन है, ओके फाइन। फिर राइटवर्ड 10 लीटर, फिर n1 था मगर वो तो इंटरनल फोर्सेस हो गए, n1 इंटरनल हो गए, n2 भी राइटवर्ड भी है लेफ्टवर्ड भी है, वो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ये सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम अप्लाई कीजिए अनबैलेंस फोर्सेस, तो सिग्मा एफ एक ही फोर्स है और वो राइट में ही है 12 इज इक्वल टू मास कितना है 6, एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको 2। देखिए तो अगर ऐसे करना है, यहां से आप देखिए एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ये शॉर्टकट है, ऑलवेज एप्लीकेबल है ये,
दैट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आपको निकलना है ना, तब आप कर सकते हो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास या नेट मास। फिर ये भी, मगर N1 N2 के लिए तो आपको वो फोर्सेस ड्रॉ करने ही पड़ेगी। ये शॉर्टकट है, कभी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना हो तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नेट मास। ये 12 है, यहाँ पे ये 6 है, 12/6 टू फिनिश। अब ये मैंने 3 ब्लॉक के लिए आपको पढ़ाया, अगर 2 ब्लॉक होता तब तो बात और इजी होती। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए क्या होगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल फिर से बच्चों, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस, बेसिकली ये सरफेस स्मूथ है। यहाँ पे ये बच्चों 1 kg का और ये बच्चों 2 kg का ब्लॉक, और हम 15 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और फाइंड फर्स्ट acceleration of system, second find acceleration of system, second normal force between 1 kg and 2 kg, 1 kg और 2 kg के बीच का नॉर्मल फोर्स। सॉल्यूशन, चलिए तो यहाँ पे 1 kg पे राइटवर्ड 15 न्यूटन का फोर्स है। पहले मुझे ये डायरेक्ट कौन लिखा पाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, चलिए ये मुझे भी मालूम है, ये मुझे नहीं पूछना है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 15 होगा अपॉन टोटल मास 3 है, सो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया 15/3। अब नॉर्मल फोर्स कैसे करना है, ये क्वेश्चन आपको मुझे भी आगे लेके चलना है। सेकंड केस, चलिए मुझे आंसर कौन देगा, मुझे चेक करना है। बूम 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 बूम, यस सूरज डबोली, अनम्यूट कीजिए। चलिए यस यस बताइए। ओके 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 ओके, ये आपने N1 कैसे लिखा, यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स था, तो यहाँ पे क्या होगा, आगे N2 होगा या नहीं होगा, ओके वेरी गुड। तो 15 माइनस N1 हमको फाइंड करना है, ए 5 है, सो 15 माइनस 5 10 न्यूटन, फिनिश, बात खत्म। अब एफबीडी रिक्वायर्ड ही नहीं है, मैंने यहाँ पे एफबीडी नहीं, सिर्फ ऐसे N1 ड्रॉ कर डालो, बात खत्म। तो वो क्वेश्चन भी इतना लंबा नहीं होगा, अगर आप इंडिविजुअल सबकी एफबीडी ड्रॉ करने चलोगे तब उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। मगर सर तो फिर रिक्वायर्ड नहीं थी तो क्यों कराई, अगर 4 या 5 होता तब शायद आपको वहां पे रिक्वायर्ड होता, इसलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूं वो देखिए आप, मैं चेंज ये कर रहा हूं, फिर से ये स्मूथ सरफेस, अगेन स्मूथ सरफेस, यहां पे ये 1 kg का ब्लॉक, 1 kg का ब्लॉक, फिर यहां पे ये 2 kg का ब्लॉक, और यहां पे लास्ट में
ऐसे 3 kg का ब्लॉक, यहां पे बच्चों ऐसे स्ट्रिंग है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग, ये सेकंड स्ट्रिंग, जो हमारी सरफेस है वो स्मूथ ही है, ये आइडियल स्ट्रिंग है बच्चों, बेसिकली समझना, ये आइडियल स्ट्रिंग है, मगर दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है, मगर है आइडियल। और यहां पे मैं ऐसे 12 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे, ऐसे मैंने 12 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया है थीटा एंगल पे। और क्वेश्चन वही है मेरे सब, फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, सेकंड, ये बच्चों स्ट्रिंग 1 बोलूंगा और इसको मैं स्ट्रिंग 2 बोलूंगा। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड थर्ड टेंशन इन स्ट्रिंग 2। सर क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब यहां पे भी देखना आप, मैं फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प नहीं लेने वाला हूं। पहले बच्चों ये 12 न्यूटन का फोर्स ना तो एक्स में है ना वाई में है, क्या करना है सर, कंपोनेंट ले लीजिए। चलिए इसका कंपोनेंट ऐसे, ये बच्चों 12 है तो ये होगा 12 cos 60, cos 60 आपको मालूम है 1/2, तो ये 6 न्यूटन हुआ। ये वाई डायरेक्शन में बच्चों ये होगा 12 sin 60, sin 60 क्या है √3/2, तो ये 6√3 न्यूटन। बच्चों डेफिनेटली सर ये 6√3 न्यूटन का क्या होगा, यहां पे डाउनवर्ड 1g होगा, अपवर्ड नॉर्मल होगा, ये n प्लस 6√3 मिलके 1g को डेफिनेटली बैलेंस करना चाहिए यहाँ पे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी मोशन है वो x में है, तो y में तो मैंने सोच लिया कि एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। सर और क्या करना है, और यहाँ पे डेफिनेटली डाउनवर्ड 2g होगा, मगर ये n2 को बैलेंस कर देगा, यहाँ पे डाउनवर्ड 3g होगा, मगर ये n3 को बैलेंस कर देगा। तब सर क्या करना है, मुझे एफबीडी नहीं ड्रॉ करनी, आप मुझे बताओ। चलिए मैं एफबीडी नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे डेफिनेटली x में आपके पास 6 न्यूटन का फोर्स है, ये 6 न्यूटन का फोर्स है, यस है। अगर ये 1 kg का ब्लॉक आगे जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग है वो उसको पुल करेगी, क्योंकि स्ट्रिंग सिर्फ पुल ही कर सकती है। तो टेंशन ऐसे, टेंशन की मैंने डायरेक्शन, ये पुल ऐसे ही पुल करेगी स्ट्रिंग, या कांटेक्ट पॉइंट से, स्ट्रिंग और ब्लॉक के बीच का जो कांटेक्ट पॉइंट्स है वहां पे कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे भी कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, या ऐसे सोच लो कि ये स्ट्रिंग ये 2 kg को पुल कर रही है, फिर ये 2 kg आगे चला जाएगा तो ये दूसरी स्ट्रिंग उसको ऐसे, मगर दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है तो यहाँ पे T1 T1 होगा, यहाँ पे बच्चों T2 T2 होगा, सिंपल यार। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, मगर फिर भी हम इन x डायरेक्शन हम अनबैलेंस फोर्सेस को यूज कर रहे हैं, और अनबैलेंस फोर्सेस का फंडा क्या है हमारा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम है। सर क्यों, क्योंकि जो फोर्स आपने एग्जर्ट किया है उसका एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, वो जो ब्लॉक स्टेशनरी था तीनों उसको वो आगे लेके चल रहा है, तो दैट मींस वो अनबैलेंस फोर्स हुआ ना, क्योंकि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स हम बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकते, दैट मींस ये फोर्स ने उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया, तो ये अनबैलेंस फोर्सेस हुआ। सर क्या लिखना है, कैसे चलेगा आगे, यस ये ब्लॉक बी राइटवर्ड में ए एक्सप्रेशन से चलेगा, ये भी ऐसे चलेगा, ये भी ऐसे चलेगा, सर सबका एक ही है, यस सब साथ में चल रहे हैं। तो फर्स्ट के लिए क्या लिखना है, फर्स्ट अगर फिर भी आपको एफबीडी ड्रॉ करनी है तो 1 kg, राइटवर्ड 6 लेफ्टवर्ड T1, देखिए 1 kg का राइटवर्ड क्या है बच्चों 6 न्यूटन, और लेफ्टवर्ड क्या है T1, सरफेस स्मूथ है वरना फ्रिक्शन होता है यहाँ पे,
ये 2 kg। सर अपवर्ड n1 और n1g क्यों नहीं शो किया? अरे वो कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन राइट वर्ड में ही होगा। 2 kg के लिए देखिए 2 kg पे राइट वर्ड t1 है, लेफ्ट वर्ड में t2 है और एक्सेलरेशन राइट वर्ड ही है। 3 kg के लिए देखिए 3 kg के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों t2 ही है और उसका एक्सेलरेशन भी राइट वर्ड ही है। चलिए, जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन को फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो 6 माइनस t1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, फिर यहाँ पे t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, यहाँ पे t2 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। चलिए अब इसको ऐड ऑन करते हैं। इसमें बच्चों माइनस t1 प्लस t1 कैंसिल आउट, माइनस t2 प्लस t2 कैंसिल आउट, सो 6 इज इक्वल टू बच्चों 6a, सो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप डायरेक्ट बता सकते हैं बच्चों दैट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स F नेट एक्सटर्नल अपॉन नेट मास। नेट एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में देखना है, वो 6 है, नेट मास भी 6 है, 6 अपॉन 6 1, फिनिश। सर दूसरा हमको बताना था टेंशन इन स्ट्रिंग 1 दैट मींस T1, यहाँ पे आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए 6 माइनस T1 M1 कितना है बच्चों 1 और उसका एक्सेलरेशन भी कितना है 1, सो यहाँ से T1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5 न्यूटन, 6 माइनस 1 5 न्यूटन। T2 चलिए यहाँ पे आ जाओ आप, T2 इज इक्वल टू 3 इंटू ए कितना है 1, तो T2 हमारा हुआ 3 न्यूटन, फिनिश, खत्म। क्लियर सबको? वहां पे नॉर्मल भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, यहाँ पे टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अगर आपने एफबीडी नहीं ड्रॉ करनी है तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लो और सिर्फ ये या 2 kg या 3 kg के इक्वेशन से आप T1 T2 निकाल लोगे। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में गिवन है। देखिए होमवर्क में जो भी क्वेश्चन है ये ऐसे हमने सॉल्व किया बच्चों, ये टेबल भी, ये 1 2 और 3 12 न्यूटन वही क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है, ये सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज की है। ये PMT 2015 का भी ऐसा क्वेश्चन, ये भी आपको होमवर्क में है। ये सब क्वेश्चन वैसे ही है जो हमने डिस्कस किया है, ये 2 ब्लॉक के लिए, ये फिर से 2 ब्लॉक के लिए। यहाँ पे बच्चों टेंशन आ गया, ये टेंशन के लिए फिर से यहाँ पे देखिए टेंशन में एक ऐसा भी केस था जहां पे ये थीटा एंगल पे फोर्स एक्सर्ट किया था। यहाँ पे देखिए ये F है 30 डिग्री पे, तो मैंने ये ऐसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि आपको पता लगे कि हमको फोर्सेस के कंपोनेंट लेने हैं। फिर ओके, ये ट्रिपल 2002 का ये क्वेश्चन है, सब ऐसे ही क्वेश्चन है, रिपीटेड ही है। ओके, यहां से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।